मुल्क की छवि को भी आलमी सतह पर मुतासिर किया। दिल्ली फसादात फिरका वाराना बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की मंसूबाबंद साजिश नजर आ रही है। मुल्क की राजधानी में इन बदतरीन फसादात में 44 के करीब अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा अफराद अभी भी जख्मी हैं। दिल्ली पुलिस ने 167 FIR दर्ज की है। इन केसों में इश्ताल अंगेज तकरीर करने वाले लीडरों को शामिल नहीं किया गया है। गालिब की दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात ने मुतासरीन को कभी ना भरने वाले जख्म दिए हैं, ऐसे जख्म जिसका इन्होंने तस्वुर भी ना किया होता। एक तरफ दिल्ली के नज़्म-ओ-नस्क का जिम्मा मरकजी हुकूमत और वज़ारत दाखिला पर है, तो दूसरी जानिब भारी अक्सरियत से दिल्ली के इक़्तिदार पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फसादात के जख्म अभी भरे भी नहीं कि इस सब पर सियासी बयानबाजी का बाजार भी गर्म हो गया है। फसादात के बावजूद चंद एक मकामात पर भाईचारे की मिसालों से मुतालिक खबरें तो सामने आ रही हैं, मगर ये हकीकत भी अपनी जगह कायम है कि आज भी इस तरह के फसादात से सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज इसी मौजू पर करेंगे बात अपने प्रोग्राम में शामिल दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दोनों खास मेहमान का तारुफ करा दें। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बीजेपी स्पोक पर्सन है। यासिर जिलानी, आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज पूरे शो में आप मौजूद रहेंगे और तमाम सवालों का जवाब भी ईमानदारी से देंगे और शो को छोड़कर नहीं जाएंगे। और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज साहब जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। घनेंद्र साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि आपकी भी दिल्ली है। जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है, तो होम मिनिस्ट्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इससे अछूती दिल्ली सरकार भी नहीं है। इस तरह का रवैया दिल्ली सरकार दिखाएगी इन वाकयात पर, ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो जो दिल्ली हिंसा हुई है हमें बहुत दुख है और हमने ऐसी उम्मीद नहीं करती कि दिल्ली इस तरीके से जल जाएगी। आज दिल्ली में आग लग रही है, आज भी कई जगह से भी खबर आ रही है कि कई जगह आज भी आगजनी हो रही है। हमें ये समझ से बाहर है कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दिल्ली पुलिस आज तक सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ले पाई, क्या कारण है। और मैं बता रहा हूं कि जब 23 तारीख को कपिल मिश्रा जाफराबाद जाते हैं, ये कहां से शुरू हुआ? 70 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, देश में चल रहे थे, पीसफुल तरीके से लोग बैठे हुए थे, लोग सरकार के कानून से नाराज थे। लेकिन 23 तारीख को कपिल मिश्रा नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता जाफराबाद जाता है और वहां पे एनआरसी के सीए के खिलाफ जो लोग बैठे हुए हैं उनके समर्थन में, सीए के समर्थन में लोग बिठाता है और वहां दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने भड़काऊ भाषण देता है। पुलिस को चेतावनी देता है कि अगर 3 दिन में ये लोग नहीं हटे तो हम फिर सड़कों पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना शुरू होता है। सांप्रदायिक दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, एक पुलिस वाले को शहादत देनी पड़ जाती है। 70 से ज्यादा पुलिस वाले आज भी जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी दिल्ली के गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने भी दिल्ली को जलाया है, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कोई हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी मजहब का हो, किसी प्रांत का हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के गुनाहगारों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, अंकित शर्मा की हत्या होती है, अंकित शर्मा का भाई कहता है कि मेरे भाई की हत्या ताहिर हुसैन ने कराई है। दिल्ली पुलिस बिना देरी करे ताहिर हुसैन पे 302 की FIR कर देती है, लेकिन राहुल सोलंकी मरता है और राहुल सोलंकी का पिताजी कहता है कि मेरे बेटे की हत्या का दोषी कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रा पे कोई FIR नहीं होती। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिल्ली में आग लगाने का काम कपिल मिश्रा ने करा, अभय वर्मा ने करा, अनुराग ठाकुर ने करा है और यही तो अलमिया घनेंद्र साहब, यही तो अलमिया है कि फसादात एक तरफ दिल्ली में हो रहे थे, फसादात एक तरफ जारी और सारी थे और सियासी पार्टियां बयानबाजियों से काम ले रही थी, एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही थी। यही तो सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी को इसीलिए दिल्ली की सरकार के तौर पर अवाम ने चुना कि आज ये दिन देखने को मिले? दिल्ली में कानून व्यवस्था कोलैप्स हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के पास है। हमने शुरुआत में ये कहा कि दिल्ली पुलिस की कोताही है और होम मिनिस्ट्री की भी नाकामी है, सबसे पहले कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि सरकार में रहती है उसकी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है। क्या आम आदमी पार्टी को भनक भी नहीं लगी कि इस तरह इलाके में किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है?
इस पर भी सवाल खड़े हो रहे। गणेश साहब आपके पास लौटेंगे। यासिर जिलानी साहब, लगातार इन फसादात के बीच यही सवाल खड़ा किया जाता रहा कि भड़काऊ बयान अगर नहीं दिए गए होते तो आज ये आलम नहीं होता, लेकिन इसके बाद अगर कोई सवाल उठाता है कि जो भड़काऊ बयान, इश्ताल अंगेज तकरीर जो लीडर देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जज कह देता है कि FIR दर्ज किया जाए तो उसका तबादला हो जाता है। आखिर क्यों नरमी बरत रही है बीजेपी अपने लीडरों के तय? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और एक अनरेस्ट की स्थिति दिल्ली के ओखला, शाहीन बाग, बाटला हाउस, जाकिर नगर, जसोला इन इलाकों से आ रही है। एक झूठी अफवाह बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि एक मदनपुर खादर का जो इलाका है वहां से कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी है। मैं अभी जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, उन सबसे मेरी बात हुई है और हर चीज कंट्रोल में है, पुलिस की नजर है। तो आप प्लीज ओखला के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, आप किसी अफवाह में ध्यान नहीं दें और अमन और भाईचारा और शांति की अपील करें। आपने अभी अभी अपील कई जगहों से कराई है। मैं चाहता हूं कि तमाम लोग और अपने अपने आप घरों में रहें, सड़कों पे इस तरीके से अफवाह। ठीक है, ये भी अपील करिए यासिर जिलानी साहब, साथ ही साथ ये भी अपील करिए कि बीजेपी लीडरान सियासी बयानबाजी के तहत इश्ताल अंगेज तकरीर भी ना दें। अगर आप ये भी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए इश्तियाल अंगेज तकरीर कब और कैसे हुई उस पे, क्योंकि अब मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है और तमाम हम लोग उन्हीं सारी चीजों में मुलविस थे, बात कर रहे थे। मैं अब आपके डिबेट में हूं, आपके सवाल का जवाब दूंगा और यकीन मानिए पूरे वक्त रहूंगा और हर सवाल के जवाब देने के लिए बैठा हूं। अभी ज्ञानेंद्र भारद्वाज ने बड़ी भाषण दे दी, बड़ी बातें कह दी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो सच्चाई है सामने उसको नहीं बताया। आप बताइए कि जो CAA जिस कानून को लेके पूरी अनरेस्ट की स्थिति 80 दिनों से एक दिल्ली और दिल्ली के तमाम इलाकों में बनी हुई है, उस CAA से ज्ञानेंद्र भारद्वाज बनाए कि भारत का कौन सा आदमी इंपैक्ट और इफेक्ट करेगा, भारत का कौन सा मुसलमान डिटेंशन सेंटर या जेल में चला जाएगा। ये कुछ हेट मॉन्गर्स की बात को तो आपके सामने और तमाम भारत के सामने रखते हैं, दिल्ली के सामने रखते हैं, लेकिन जो हमारे मरकजी वजीर हैं अक़लियती उमूर के मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी CAA से अगर वो इंपैक्ट और इफेक्ट करेगा तो मौजूदा सरकार और ये संगठन मेरी लाश से गुजरना होगा। इस पे ये ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इन्हें मौजूदा सरकार के जो इस वक्त के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उनसे इन्हें नफरत करना, अपनी राजनीति करनी है। किस तरीके से दंगा फैला और ये कहते हैं कि ये रोना रोते हैं कि पुलिस इनके पास नहीं है। क्या इनके पास मजिस्ट्रेट नहीं है? क्या इनके पास SDM नहीं है? क्या इनके पास दिल्ली के DM नहीं है? आखिर वो क्यों मुख्य दर्शक बने रहे? वो सारी बातें छोड़ दीजिए। जो दिल्ली के 50% से ज्यादा मतदाताओं ने आप पे यकीन किया, 62 आपके MLA आए और आपके 2 सांसद पहले से हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है, उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि दिल्ली की जनता को वो अपील कर सकते थे, वो उस जगह पहुंच सकते थे, वहां जाके शांति की का मार्च कर सकते थे। यही सवाल उठा है। इसी सवाल के साथ गणेश साहब आपके पास आऊंगी मैं। फसादात अचानक नहीं होते, इलाकों में इसकी भनक होती है। आपसे सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के MLAs नॉर्थ ईस्ट में 7 असेंबली सीट्स हैं, क्या आम आदमी पार्टी के MLAs ने पार्टी के मुताल्लिका ओहदेदारों से इस तरह की बात नहीं कही या फिर उसे इग्नोर किया या जानबूझकर इग्नोर किया? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन 23 तारीख से लेके आज तक वहां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं, उप मुख्यमंत्री और हमारे तमाम कार्यकर्ता उन लोगों के साथ है, उनके जख्मों पर मरहम लगा साथ है। इलाके का दौरा किया क्या गणेंद्र साहब? लोगों से साथ कह देना, साथ सिर्फ कह देना ही नहीं होता है, दिखाना भी पड़ता है। गणेंद्र साहब सिर्फ साथ कह देना नहीं, दिखाना भी पड़ता है।
मुतासरीन के पास जाना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। क्या आपकी पार्टी के किसी लीडर ने ऐसा किया? आम आदमी पार्टी, देखिए हम उनके साथ नॉर्थ ईस्ट असेंबली, नॉर्थ ईस्ट इलाके में 7 असेंबली सीट्स हैं। कितने एमएलए आपके गए मुतासर इलाकों में? अच्छा ये बता दीजिए, मुतासरीन से मिलने कितने एमएलए आपके गए? अरे हमारे फसाद होने के बाद पहले आपने नहीं रोकने की कोशिश की? हमारे हाजी नो अरे नहीं ना, सुन तो लीजिए, हाजी यूनुस वही है, दिलीप पांडे वही है, तमाम लोग वही है, दुर्गेश पाठक वहीं बैठे, सब लोग वहीं बैठे, उन लोगों के साथ मिलके उनके साथ खड़े हैं, उनको ताकत दे रहे हैं कि आपके साथ दिल्ली की सरकार खड़ी है। कल 69 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और गवर्नमेंट ने कल रात को 69 लोगों की एप्लीकेशन आई है और सुबह हमने 25-25 हजार रुपए जो इमीडिएट रिलीफ था वो हमने उन दंगा पीड़ितों को दिया है। उनको अरविंद केजरीवाल कैंप लगाए हैं, राहत के कामों का जायजा लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल राहत के कामों का जायजा लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए नहीं जा सकते। एक सवाल यासिर जिलानी यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर इतने अचानक से मंसूबाबंद तरीके से ये साजिश रची गई, आखिर इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो पूरा फेलियर होम मिनिस्ट्री का भी है। आप यकीन माने सना कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर थी, क्योंकि जिस दिन ये मामला बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर एक तरीके से सामने आया, उसी दिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसी दिल्ली में मौजूद थे। वही तो सवाल उठता है यासिर जिलानी साहब, जब कोई मुल्क का इतना ताकतवर मुल्क का कोई इंसान, कोई शख्स दिल्ली में हुआ और इस तरह की वारदात दूसरी तरफ होती रहे, आपका सवाल जी हैरान कर देने वाली बात है सर। आपका देखिए, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस सफेद तरीके से झूठ बोल रहे थे कि इनके मुख्यमंत्री, इनके एमएलए, इनके डिप्टी सीएम सब वहां पहुंच गए। क्या कोई मीडिया ऐसा नहीं जो इनको दिखाता? इनको किसी ने नहीं दिखाया। और आप बताइए, इनसे मेरा सीधा सवाल है कि आज 78 डेज ऑलमोस्ट हो गए शाहीन बाग, कभी इनके मुख्यमंत्री झांकने गए, कभी डिप्टी सीएम झांकने गए, जिन्होंने ये कहा कि हम ये काम करा रहे हैं, हम ये सारा देखिए। अरे कोई नहीं गया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अमित शाह, आपके साथ दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर गृह मंत्री है, एक सेकंड सुन लीजिए, आग लगा दिया अमित शाह ने। उसे डिबेट करने नहीं आती। जब आप मैं खामोश, आपके पास मैं खामोश था, आप बोलिए, आप लेकिन सवाल ये होता है कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर की पर जिसकी जिम्मेदारी हो, यासिर साहब जोड़ देती हूं उसी में एक सवाल और, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिस पर हो, अगर वो शख्स इस तरह के फसादात होता है उन इलाकों में ना जाए तो सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्यों नहीं गए? जब सीए की सपोर्ट में पैम्पलेट बांटने के लिए लाजपत नगर चले जाते हैं तो मुतासर इलाकों का दौरा क्यों नहीं किया जा सकता? सुन लीजिए, आपको मैं बताता हूं, दिल्ली पुलिस के अफसरान लगे हुए थे और उसके बाद जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, वो सेकेंड डे रात में पहुंचते हैं, दूसरे दिन 4 से 5 घंटा उसके बाद जो इलाके में हालात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या होता है यासिर जिलानी साहब? वो तालमेल देखती है इंटेलिजेंस एजेंसी और इनपुट क्या है, वो ये नहीं कि मुतासरीन से जाकर मुलाकात करें, मुतासर इलाकों में जाकर वो दौरा करे और लोगों से पूछे। ये जिम्मेदारी तो सियासी लीडरान की होती है। देखिए, ये आखिर उन्हें क्यों भेजा गया फिर? ये आप और ज्ञानेंद्र भारद्वाज डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर रही हूं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर यासिर साहब, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि होम मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा है, आपके ही मीडिया और आपके ही सहाफत के लोगों ने, जो बड़े सहाफी हैं, उन्होंने बार बार दिखाया जब अजीत डोभाल जी थे। हमारा मकसद ये है और आपका मकसद ये होना चाहिए कि कम से कम हालात को सुधारने के लिए अपील जारी लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, अपील जारी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ 18 उर्दू भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बीजेपी को कह देना चाहिए कि बीजेपी के कोई भी लीडर भड़काऊ बयान नहीं देंगे जिसकी वजह से हालात खराब हुए।
यासिर साहब, ये भी बहुत जरूरी है, आप ये क्यों नहीं हम लोगों कहते? ने पहले ही कहा है जो हेट मॉन्गर्स हैं, जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, आपको मैं एक चीज आपके मीडिया के थ्रू और आपको मैं बता के जाऊंगा कि जिन्होंने भी नफरत फैलाई है वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके भी खिलाफ एविडेंस और विवेचना के थ्रू अभी मामला जब आएगा तो आप यकीन करिए कि एक एक आदमी जेल पहुंचेगा और इसका सिलसिला जारी हो गया है। खुरेजी के जो लोग हेट मॉन्गर्स थे, जिन्होंने नफरत की राजनीति करी थी, फैलाया था, उसमें कांग्रेस के लीडर भी अब जेल जा चुके हैं। और जिस पार्टी का, मैं आपको यह बैठ के कह रहा हूं कि जिस पार्टी के लोगों ने नफरत फैलाया है उनके खिलाफ सजा तय की जाएगी। एफआईआर तो पहले हो जाए यासिर जिलानी, आपके सामने पहले एफआईआर तो हो जाए ना, फिर सजा कैसे तय होगी? झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, गणेश साहब जवाब दीजिए। देखिए, कोर्ट में मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला कर देगा। ठीक है, ओके। गणेश साहब, देखिए यासिर ने यहाँ पे अपील करी शांति की, लेकिन हम भी तो यही कह रहे 23 तारीख से आज 1 तारीख हो गई, अभी तक गृह मंत्री की एक भी शांति की अपील नहीं। आप कह रहे हो कि वहां पे जाके लोगों के जख्म को मरहम लगाएं। अरे मरहम तो बहुत दूर की बात है, गृह मंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके पास है, एक भी शांति की अपील नहीं करी। और मैं तो कहना चाहता हूं कि दिल्ली के आपका गुनाहगार अमित शाह भी हैं। अमित शाह जब बाबरपुर में जब दंगे हुए, उस बाबरपुर में खड़े होके कहते हैं कि बटन इतना तेज दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। आज पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल गई, पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को करंट लग गया। क्या अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अमित शाह को अपनी जिम्मेदारी नहीं माननी चाहिए? और अगर आईबी की इनपुट्स थी, उसके बाद भी दिल्ली में इतने बड़े पैमाने में दंगा हो गया, तो अमित शाह को एक मिनट भी गृह मंत्री पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। उस ताहिर हुसैन के घर पे अमित शाह को एक मिनट भी गृह मंत्री पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। 50 लोगों की जान चली गई, के थ्रू बात कर रहे थे, 50 लोगों की जान चली गई। नहीं बनती, संजय सिंह से नहीं पूछता। अरे भैया, जो मानिए संजय सिंह से भी पूछताछ होगी। संजय सिंह दंगाइयों को डिफेंड मत करो, डिफेंड मत करो। भारद्वाज तो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। अरे दंगाइयों के साथ आप खड़े हैं, ज्ञानेंद्र भारद्वाज आप जैसा अच्छा आदमी आज उन लोगों के साथ खड़ा हो गया जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। और आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, कुछ इंसानियत बची है। अरे आप देखिए, आप ये जो डरा हुआ आदमी होता है ना, वो इस तरह की बात कर रहा है। इंसानियत बची अगर आपके अंदर है तो जो मुआवजा आपने डिक्लेयर करा है उसमें कहा है कि आपको पेपर दिखाने होंगे। जिस सीए के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, परिवार की बदुआएं आ रही है, लोगों को भड़का रहे हैं, उन्हीं से कहा है, जिन्होंने कहा था कागज नहीं दिखाएंगे, आप उस मुआवजे में ये शर्त रखा है कि आपको मुआवजे के लिए पेपर दिखाना पड़ेगा। शर्म आपको आनी चाहिए। दिल्ली थू कर रही है केजरीवाल के ऊपर, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, गणेश साहब, वो आपकी वजह से उजड़े हैं, आपकी नफरत की राजनीति की वजह से उजड़े हैं, आपके ताहिर की वजह से उजड़े हैं। संजय सिंह भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। गणेश साहब एक सेकंड, गणेश साहब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमेशा डरने के लिए जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वजीर आला, कोई स्ट्रैटेजी अपनाने के बजाय वो चले जाते हैं राजघाट पर मौन होकर। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता यही उम्मीदें रखती है बस, या फिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर चलने के लिए राजी हो रही है? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी के शांति का जो संदेश है उसको हमने मारे पूरा दुनिया मानती है। और राजघाट पे खड़े होकर आप सिंबॉलिक जब मैसेज देते हो, पीस का मैसेज देते हो, ठीक है, पीस का मैसेज आप देने के लिए वहां गए तो मुतासर इलाकों का दौरा करने के लिए क्यों नहीं गए? और सरकार ने कोशिश की। कौन सा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कौन सा लीडर आपका पहुंच गया? हमें तो नहीं पता चला अभी तक। अरे खुद सीएम सर, क्या बात करते हैं आप भी? अरे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब खुद गए। सीएम साहब और डिप्टी सीएम कैसी बात करो आप, देखो। अच्छा, सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब गए,
गोपाल राय वहीं थे, इमरान हुसैन वहीं थे, दिलीप पांडे वहीं थे, हाजी वहां पे बैठ के कैंप चला रहा है, दवाई दे रहा है, जो हमारा एमएलए मुस्तफाबाद का खाना खिला रहा है लोगों को, तमाम कार्यकर्ता लगे। एक भी बीजेपी का नेता नहीं गया। अमित शाह की तो छोड़ो, अमित शाह की तो छोड़ो, विजय गोयल नहीं गया, इनके 7 सांसद हैं, 3 कॉर्पोरेशन में इनके मेयर, कोई नहीं गया। ठीक है, आप सियासत करिए, ये नहीं कहते, ये आखिर ऐसा क्यों नहीं होता नवीन साहब, यासिर जिलानी साहब, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि परेशानी हमारी भी है, परेशानी तुम्हारी भी है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और फसादात के जो निशा हैं उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और आगे आने वाले दिनों में ऐसे फसाद ना हो, ना बरपा हो, इसके लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने तो उस दिन कह दिया था यासिर जिलानी कि जो कुछ भी हुआ तशहीरी मुहिम में, जिस तरह की बयानबाजियों का हवाला उन्होंने दिया और जिसका सहारा बीजेपी लीडरान ने लिया, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब बस हुआ, मैंने सबको माफ किया, लेकिन हम साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कुछ ही दिन हुए हैं, अरविंद केजरीवाल सत्ता पर बैठे और उसके बाद दिल्ली बिल्कुल जल रही है। आखिर क्यों? सियासी फायदे के लिए कोई किसी को भी लड़ा दे रहा है। मोहतरमा एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है। अभी हमारे मित्र जो हैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज, इन्होंने कहा कि उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। इतना बड़ा मजाक किया है। जिन लोगों के घर जल गए, जिनके कागजात जल गए, उनसे इन्होंने उस मुआवजे के लिए कागजात की डिमांड करी है। इससे ज्यादा शर्म की बात दिल्ली के लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जिन लोगों को मुआवजा दे रहा है उससे कह रहा है कि आधार कार्ड लाइए, आप इलेक्शन आई कार्ड लाइए, आप अपने पहचान पत्र लाइए। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये लोग दिल्ली के देख रहे हैं जो आप मजाक कर रहे हैं। उसमें फिल करना है, फिल करना है यासिर साहब। घरों में कुछ नहीं बचा है, फिल करना है। गंगा ग्रसित लोग हैं, वोटर आईडी कार्ड, कुछ नहीं, आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। घनेन्द्र साहब, आपका जवाब लाजमी है। यासिर आधी अधूरी जानकारी के साथ आए। हमने सारे एसटीएम लगा दे, घर घर जा रहे, फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे। जिसके पास कागजात है वो कागजात दे दे, जिसके पास कागजात नहीं उसे कागजात देने की जरूरत नहीं है। एसडीएम घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, एसडीएम खुद जा रहे हैं और एक एसडीएम को सिर्फ 100 घर दिए गए हैं। एक एसडीएम 100 घर की जिम्मेदारी है, फॉर्म भरवा रहे हैं। जिसके पास कागजात है वो दे दे, जिसके पास नहीं है वो भी दे दे। आपको कुछ नहीं पता यासिर, नहीं पता आपको। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। सिवाय यहाँ पे बैठ के झूठी राजनीति मत करो। दिल्ली चल गई है, आओ हमारे साथ चलो, मिलकर काम करो, उनको इंसाफ मिले उस दिशा में काम करो। वो उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पे आए उस दिशा में काम करो। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करो, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करो। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की जो बात की है, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की जो बात की है उसको आप झुठलाइए नहीं है। उसमें तो जिक्र किया गया है ना उस फॉर्म में कि आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर उसमें मेंशन करना है, आपको आधार कार्ड का नंबर मेंशन करना है। ये तो सच्चाई है। आप हकीकत पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? मेरे पास फॉर्म भी है, आप कहें तो मैं दिखा दूं। मैं क्या कह रहा हूं? जिसके पास है, मैं आपको, आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। वो फॉर्म में बकायदा मेरे पास है, इस फोन में है, लेकिन मेरे पास फॉर्म भी है, वो दिखाए। जिसके पास नहीं है, मेरा एसडीएम जा रहा है। अरे हमारा एसडीएम जा रहा है मैडम, एसडीएम जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। जिसके पास कागज है वो दे दे, जिसके पास नहीं है उसे देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एसडीएम को भेज रहे। एसडीएम खुद, एसडीएम जाके खुद रिक्शे में ही सब कुछ था, जिसके रिक्शे में जाके खुद वेरीफाई कर रहा है, जल गई है। अरे एसडीएम इसीलिए एसडीएम को लगाया है। और ज्यादा घर नहीं दिए एसडीएम को, एक एसडीएम को सिर्फ 100 घर दिए हैं। एक एसडीएम के पास सिर्फ 100 घर है, 100 घर पे जा रहा है एसडीएम, सिर्फ 100 घर की जिम्मेदारी है। फिजिकली जा रहा है, वहां पे जाके देख रहा है और फिजिकली फॉर्म खुद भर रहा है और उनके जो कंपनसेशन फॉर्म है खुद भर के उसको सरकार के पास लेके जा रहा है। 25-25 हजार पे तो हमने इमीडिएट रिलीफ दिया है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपको भी दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था, 7 सांसद दिए थे। क्या की जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक है, सभी की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि सियासी मुदाखलत की वजह से आप जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। वो कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, दूसरी पार्टी कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये कहते कहते शायद वक्त ही ना रहे।
मगर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यासिर जिलानी साहब, सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस नाकाम हो रही है पुरतशद्दुद वाकयात, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे जेएनयू की बात हो, चाहे कई जगह फायरिंग हुई, उसमें देखा दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी को सभी ने। आखिर दिल्ली पुलिस जानबूझकर ऐसे कर रही है? क्योंकि जामिया में हम देखते हैं तो दिल्ली पुलिस फौरन लाइब्रेरी में जाकर फायरिंग कर देती है। जेएनयू में भी एक किस्सा दोहराया गया, नकाबपोश आते हैं दिल्ली पुलिस के सामने, अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर फसादजदा इलाकों में लोग दिल्ली पुलिस से कहते रहे कि आप इन्हें भगाएं, तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमें ऑर्डर नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुलिस फोर्सेस अपने जो उनके फिर जामिया में किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने के? अब सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूं, किसने ऑर्डर दिया था स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाने के लिए? सुन लीजिए, अनरेस्ट की स्थिति जब बनाई जाती है, जब ऐसा माहौल खड़ा करा जाता है जिसमें बिल्कुल ऐसा लगता है, और उसी नफरत का नतीजा है सना कि आप देख लीजिए कि सीएए जो कानून जो झूठ और भ्रम फैलाया हेट मॉन्गर्स से, आज उससे किसी को ना तो डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, ना वो जेल गए, ना वो भारत से बाहर गए। लेकिन हमारे दिल्ली के 43 बेकसूर गरीब इंसान की इंसानियत की मौत हो गई। आप बताइए। नहीं, जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है। किसी भी चीज को लेकर अगर कोई हिंदुस्तानी विरोध करता है तो क्या इस जमहूरी मुल्क में इसकी इजाजत नहीं है? बिल्कुल जमहूरी हिस्सा, जमहूरी मुल्क में आर्टिकल 19 बिल्कुल आपको हक देता है किसी भी एहतिजाज के लिए। आर्टिकल 19 के ही खंड अ और ब दोनों को अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट की कैटेगरी आती है, वो भी लोगों को समझनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा उन लोगों से बार बार ये सवाल है कि बताइए आखिर आपको सीए से क्या मिला? सीए से दिल्ली की 43 जानें चली गई, दिल्ली के 43 माओं की गोदें सुनी हो गई हैं, किसी का पति मारा गया, किसी का बेटा मारा गया। बट सीए पे जो आंदोलन, ये सच्चाई है। पॉइंट आउट करते हैं यासिर जिलानी, जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जिन्होंने दंगा भड़काया, फसाद भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में आखिर उन पर क्यों सवाल नहीं खड़े करते? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मौजपुर में 25-26 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा था, शांति से चल रहा था। आखिर कैसे जब चंद्रशेखर रावण कॉल बंद का ऐलान करता है, उसके बाद एक ऐसा मजमा औरतों का वहां पहुंचता है जो आज भी इलाके के लोग पूछ रहे हैं कि वो औरतें कौन थी जो आई, दंगा कराया और चली गई। ठीक है, आपने ये जवाब नहीं दिया कि दिल्ली पुलिस को किसने ऑर्डर दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया में जब इन फसाद मुतासर इलाकों में दिल्ली पुलिस ने कहा ऑर्डर नहीं है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू में किसने आखिर इजाजत दिया था? आपने इसका जवाब नहीं दिया। गणेश साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहेंगे। आखिर क्यों केजरीवाल सरकार खामोश रही? आखिर क्यों केजरीवाल सरकार खामोश रही? खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं सर, अभी तो आपकी सरकार बनी है। देखिए, दिल्ली सरकार के जुरिसडिक्शन में जो काम था हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के दंगों का अगर कोई कसूरवार है, दिल्ली के दंगों का कोई गुनाहगार है, तो उसका नाम अमित शाह है, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था कोलैप्स हुई है। आईबी का इनपुट था, आईबी के इनपुट होने के बाद गृह राज्य मंत्री कहते कि मैं इनपुट था कि सब इंडिया में आएंगे, इलेक्शन लिया को जलाने का काम किसी ने करा। वो हमारे शो में भी दिख रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, स्टैंड रखने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मौजू के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक दीजिए इजाजत, आदाब।